हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए ईश्वर करे आप हमेशा बढ़िया रहें। हम बहुत बात कर रहे थे मुगलकालीन कला संस्कृति की, और इसी में हम बात कर रहे थे अकबर ने जो जो फतेहपुर सीकरी में जिन जिन इमारतों का निर्माण करवाया, उन इमारतों की हम लोग बात कर रहे थे। उसी को कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ तस्वीरें मैंने, जैसा कि आपको पिछली क्लास में कहा था कि कुछ तस्वीरें मैं आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है दीवाने खास। और दीवाने खास कहाँ? फतेहपुर सीकरी। दीवाने खास फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ये इस तरीके का दीवाने खास होता था। ये बाहर का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। अभी इसके अंदर भी चलेंगे, चिंता मत करना, ठीक है ना। अंदर जो चलेंगे वो जो चीज जब आप देखोगे तो ये बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर था। ये इसका आगे का भाग इधर का, और इसका पीछे का भाग था। दीवाने आम और दीवाने खास एक विशेष रूप में ये एक तरीके से आमने सामने हुआ करते थे, देखिएगा। चलिए अगली कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आपका दीवाने आम है। क्या है? दीवाने आम। आम। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बेटा जी किसकी है? दीवाने आम की है, देखिएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है? दीवाने आम है। और भी कुछ तस्वीरें हैं दीवाने आम की, मैं दिखाऊंगा। ये भी आपका जो तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? दीवाने आम है। यहाँ पर विशेष रूप से अकबर के द्वारा, ठीक है, गुरुवार के दिन, कौन से दिन? गुरुवार के दिन जो है ये न्याय किया करता था दीवाने आम में बैठ करके। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। दीवाने आम, दीवाने आम। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है? दीवाने आम की है। कुछ और तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दीवाने आम का एक प्रांगण है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं, मैंने आपको कहा कि दीवाने खास, जो कि एक वृत्ताकार 36 गुंथे हुए तोड़ों के ऊपर टिका हुआ था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वृत्ताकार ऊपर ऊपर का जो आगे का हिस्सा है, ये बहुत भव्य, बहुत सुंदर है। आपने अंदर से, बाहर से जो इसका दृश्य देखा होगा, तब आपको ऐसे लगा होगा कि यार ये ज़्यादा सुंदर नहीं होता होगा, ठीक है। ये एक गैलरी टाइप से, ये मैंने आपको कहा था कि गैलरी के माध्यम से जुड़ा हुआ था। 36 गुथे हुए जोड़े तोड़े अपने आपस में, ये इस प्रकार के इनके माध्य, इनके ऊपर टिका हुआ था। ऊपर का जो भाग था वो वृत्ताकार मंच हुआ करता था, जो कि एक पुल के माध्यम से ये जुड़ा हुआ होता था। दीवाने खास जो था, मैंने आपको बताया कि अकबर का किसका? अकबर का खुद का खास महल था, ठीक है। दीवाने खास, दीवाने खास वृत्ताकार मंच, वृत्ताकार मंच जो आप देख रहे हैं सामने, ये आपका क्या है? दीवाने खास का मंच आप लोग देख रहे हैं। चलिए आगे की कुछ तस्वीरें और मैं साझा कर रहा हूँ। ये देखिएगा, इसको और बहुत पास से देखेंगे आप तो ये इस प्रकार से, ये आप देखो, ये ऊपर जो है ना, ये वाली जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये ऊपर जो है वृत्ताकार मंच, और यहाँ पर जालियाँ लगी हुई हुआ करती थी। ये तोड़े हैं विशेष रूप से, ठीक है। और थोड़ा चौड़ा करूँ इसको तो देखिएगा आप,
तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा ये आप दीवाने खास ये पूरा का पूरा एक भीम जिसे बोलते हैं उस भीम के माध्यम से इस पे टिका हुआ था। ये 36 गुंथे हुए आपस में तोड़े हुआ करते थे। ये इस प्रकार से इसके ऊपर भी बहुत सुंदर कलाकृतियां हुआ करती थी। ठीक है, आ गई बात समझ में। अभी कुछ दृश्य मैं आपको तुर्की सुल्ताना के महल के भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो ये इसको आप आराम से देख सकते हैं। दीवाने खास आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। ठीक है, अब तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को, चीजें देख ली आप लोगों ने। ये देखिएगा, ये इस तरीके से बना हुआ था, ये पूरा का पूरा। ये देखो इधर जा रहा पूरा रास्ता, एक इधर जा रहा, ये गैलरी के माध्यम से ये जुड़ा हुआ था और फिर ये पूल में जाता था। ठीक है ना, तो बहुत सुंदर था, बहुत भव्य था, है ना। ये आप इसका फर्श भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा दीवाने खास का प्रांगण है। ठीक है, किसका? दीवाने खास का प्रांगण है। आप इसको देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, अभी भी है, आप जा करके देखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक गलियारा होता था। ठीक है, ये इधर भी, और आप देख रहे होंगे यहाँ आपको जो है इसका एक ऊपर दरवाजा भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये जो है दीवाने खास है। ठीक है, देख लिया भाई। ये दीवाने आम का प्रांगण है, माफ कीजिएगा, तुर्की सुल्ताना का जो महल है। ठीक है, तुर्की सुल्ताना का जो महल है, उस तुर्की सुल्ताना के महल का प्रांगण है ये। ठीक है, तुर्की सुल्ताना महल प्रांगण, तुर्की सुल्ताना महल प्रांगण, महल प्रांगण। अब यहाँ पर याद रखना विशेष बात मैंने जो आपको बताई, क्या कि तुर्की सुल्ताना के महल से प्रश्न बनता है। देखो ये इसकी छज्जेदार ये जो जालियां है ना, ये बहुत सुंदर है। ये कलाकृति इसकी विशेष है। अंदर की जो कलाकृति है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कलाकार रत्न या मोती कहा है। ये बात विशेष बन जाती है आपकी। ठीक है ना, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ये आपका क्या है? तुर्की सुल्ताना का महल है। ये तुर्की सुल्ताना के अंदर महल की जो है ये इस प्रकार से देखो चित्रकारी है। तुर्की सुल्ताना का महल जो था, ये इसका अंदर का जो भाग है, ये इस प्रकार की चित्रकारी, इस प्रकार की कलाकृति वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। ये विशेष आप लोगों के लिए प्रश्न, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए तो इसको जो है क्या कह दिया गया, तुर्की सुल्ताना के महल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न या मोती कह दिया गया। ठीक है, ये देखिएगा, आप इसको जब देखेंगे तो बहुत सुंदर है। ये इस प्रकार की जो है पत्थर के ऊपर नक्काशी, तुर्की सुल्ताना के महल में जो है पत्थर के ऊपर ये इस प्रकार की नक्काशी, उस समय में आप सोचिए जब कुछ ज़्यादा कुछ विशेष संसाधन नहीं थे, उस समय भी इस प्रकार की भव्य सुंदर चित्रकारी वह यहाँ पर की गई है। ठीक है, ये उसके तुर्की सुल्ताना के महल के जो खंबे हैं, ये उन खंबों के ये इस प्रकार से वहाँ पर जो है, इस प्रकार से वहाँ पर सुंदर, बहुत ही सुंदर जो है भव्य चित्रकारी की हुई है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये इस प्रकार से होने के कारण जो है इसको मुगल स्थापत्य कला का क्या कह दिया गया, रत्न या मोती कह दिया गया। ये देखो, ये देखिए आप, है ना, प्रत्येक इस खंबे के प्रत्येक भाग के ऊपर इतनी सुंदर अद्भुत जो है कलाकृतियां जो है की गई है। देखो, अब यही फूल पत्तियां आगे चल करके जब इसमें रत्न जड़ित आभूषण इस तरीके की रत्न जड़ दिए गए, तो इसी को पित्राद्युरा हम लोग बात कर चुके। आगे हम बात करेंगे एतमादुद्दौला के मकबरे की, जहाँ पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया था।
ठीक है, ये पंचमहल है ना, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल। देखो 1 2 3 4 और 5, 5 इमारतें हैं, 5 मंजिला इमारतें, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, पंचमहल। क्या कहा गया इसको, पंचमहल। फतेहपुर सीकरी स्थित, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल, ठीक है, 5 मंजिला इमारतें, ठीक है, क्लियर है। ये तो तुर्की सुल्ताना के महल का वो आंतरिक भाग है, ठीक है। इस प्रकार से जो है सुंदर नक्काशी इसकी की जाती थी। दिख रही है, ये देखो, इस प्रकार से चित्रण किया जाता था। ये देखो, अब ये आप जब देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। देखो इसमें यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ये पूरा का पूरा देखो वृक्ष है ना। अभी मैं इसको जब बड़ा करूंगा तो और ज्यादा स्पष्ट होगा, ठीक है। और इस वृक्ष के ऊपर आप सोचो कि पत्थर के माध्यम से, है ना, किस प्रकार से ये सुंदर कलाकृति बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जानवर दर्शाए गए हैं, ये पैरट है ना, तोता, ठीक है। इस प्रकार से तोते का भी चित्रण किया गया। ये पूरा का पूरा पेड़ है एक तरीके से, है ना, तुर्की सुल्ताना के महल। तुर्की सुल्ताना महल, कलाकृतियां, ठीक है। इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर भव्य है। ये आपका वही फिर से दीवाने खास, ठीक है। कुछ और तस्वीरें इसके दीवाने खास की और नज़दीक से। ये आपका दीवाने खास, ये आप तोड़े आप लोग देख सकते हैं। ये इस प्रकार से चीज़ें होती थी। ये दीवाने आम का पूरा तस्वीर है। ये दीवाने आम इस तरीके का पूरा ये आयताकार प्रांगण था। मैंने आप लोगों को कहा इस तरीके से आयत के आकार का प्रांगण बना हुआ था दीवाने आम, दीवाने आम। ये आपका दीवाने खास। चलिए, तो ये कुछ तस्वीरें मैंने आप लोगों के साथ में साझा कर दी हैं, ठीक है। अगली जो हम बात करने वाले हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला में फतेहपुर सीकरी में कुछ बाकी के जो महल थे, और हम बात करने वाले हैं अब सीधे जल्दी से, ठीक है। हम बात करेंगे बीरबल का महल। किसका महल? बीरबल का महल। अकबर के नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेशदास, क्या नाम था? महेशदास। बीरबल का महल, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2 मंजिला इमारत है और इसके छज्जों में कोष्टकों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। कितने? 2 मंजिला इमारत है बीरबल का महल, 2 मंजिला इमारत है।
इसके छज्जों में कोष्ठकों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम मरियम महल की। मरियम महल, ध्यान देना बेटा, मरियम महल में कुछ ज्यादा समझाने वाली बातें हैं नहीं कि जोधाबाई के महल के समीप स्थित है। जोधाबाई के महल के समीप स्थित है। ईरानी चित्रों का प्रयोग किया गया। इसमें ईरानी चित्रों का प्रयोग किया गया है। ईरानी चित्रों का क्या किया गया, इसमें प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो मुगल काल में यदि हम बात करते हैं तो मुगल काल में जो कुछ पतन किया गया, वो पतन सारा का सारा किसके, मुगल काल का पतन का काल माना जाता है, औरंगजेब का काल। अब उसके पीछे कारण था, क्योंकि औरंगजेब जो था वो कट्टर मुस्लिम था और उसने क्या किया, क्योंकि इस्लाम के अनुसार चित्र जो थे वो निषेध थे। भाई चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर का काल कहलाता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। और विशेष रूप से बात याद रखना कि इन सब चीजों का, चाहे स्थापत्य का स्वर्णिम युग शाहजहां का शासन काल, तो इन सब चीजों का जो पतन हुआ वो किसके काल में हुआ, औरंगजेब के काल में। क्योंकि कट्टर मुस्लिम होने के कारण उसने सारी की सारी चीजों को बंद कर दिया। संगीत बंद, अकबर के काल का, विशेष रूप से अकबर और मोहम्मद शाह रंगीला, ये दो शासक ऐसे जिनके शासनकाल को संगीत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तानसेन मुख्य दरबारी संगीतकार था अकबर का, है ना, जिसे कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी, ठीक है। खैर, तो याद रखना कि जितनी भी चीजें थी ना, इन चीजों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे बात समझ क्लियर है। किसके काल में, औरंगजेब के काल में। तो औरंगजेब ने पहला काम क्या किया कि ये जो ईरानी चित्र बनाए गए थे, इन ईरानी चित्रों को नष्ट कर दिया। किसने, औरंगजेब ने। और वस्तुतः यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे मरियम महल में, वो मरियम महल में युद्ध से संबंधित, जुलूस और शिकार से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया था। और इन चित्रों को जो है नष्ट करवाया किसने, औरंगजेब ने। ये याद रखना, ये प्रश्न बन सकता है, बहुत सामान्य प्रश्न है। हालांकि लॉजिकल रूप से, कॉन्सेप्चुअल रूप से भी आपको पता है कि जो जितनी भी चीजें बैन हुई है, जैसे संगीत के ऊपर रोक लगा दी गई, चित्रकला के ऊपर रोक लगा दी गई, सारी की सारी चीजें बंद करवा दी गई। कलमा खुदवाना औरंगजेब के काल में वो बंद कर दिया, सिजदा पाबोस, ये सारी। तो पता होना चाहिए आपको, सीधा सीधा उत्तर होगा, क्या होगा, औरंगजेब। याद रखना कि युद्ध, शिकार, जुलूस इत्यादि से संबंधित चित्र, इत्यादि के चित्र, इन चित्रों को औरंगजेब ने नष्ट करवा दिया। इन चित्रों को
औरंगजेब ने नष्ट करवा दिया। किसने नष्ट करवाया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न बेटा जी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, कौन सा प्रश्न? आपसे पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का गौरव किसे कहा जाता है। देखो दो प्रश्न आते हैं आपके फतेहपुर सीकरी से। एक तो मुस्लिमी स्थापत्य कला का या मुगलकालीन स्थापत्य कला का रत्न या मोती किसे कहा जाता है? तो तुर्की सुल्ताना का महल, याद रखना। और फतेहपुर सीकरी का गौरव किसको कहा जाता है? तो जामा मस्जिद। क्या याद रखोगे बेटा? जामा मस्जिद। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको। क्या चीज? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है ना, तीनों जगह है, लेकिन याद रखना आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया जाएगा कि फतेहपुर सीकरी का गौरव किसको कहा जाता है? जामा मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी या सीकरी। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। अकबर द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाती है। अकबर द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाती है। इसे फतेहपुर सीकरी का मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना बेटा जी, कि इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। अब अगली बात क्या कि फर्ग्यूसन ने अब देखो, अब यहां से होती है गड़बड़ें स्टार्ट। क्या गड़बड़ें स्टार्ट होती है? अब जो गाइड है ना, वहां गाइडों में अलग अलग तर्क मिलते हैं कि फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा किसे कहा है। तो याद रखना गाइड में आपको मिल जाएगा फतेहपुर सीकरी को पत्थर में रूमानी कथा कहा है। ठीक है, लेकिन कई पुस्तक भी फिर इसका समर्थन कर देती हैं। इस स्थिति में यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है बेटा, याद रखना कि वस्तुतः फर्ग्यूसन ने जामा मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा कहा है। पत्थर में रूमानी कथा किसको कहा गया? जामा मस्जिद को। लेकिन कई इतिहासकार फिर इसको पलट करके इसकी टोपी इसके सर करने वाली बात है तो फतेहपुर सीकरी के लिए भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना कि फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा है किसको? जामा मस्जिद को। और इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया। संगमरमर हालांकि बाद में, ठीक है, शाहजहां के काल में, क्योंकि वस्तुतः संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो वेरी मोस्ट बन जाता है फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा किसको कहा है। यदि जामा मस्जिद आ जाए तो आपको जामा मस्जिद के साथ में जाना है, और यदि फतेहपुर सीकरी दोनों साथ में आ जाए ये तो आपको फतेहपुर सीकरी के साथ में जाना है। ठीक है, तो फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा कहा है, रूमानी कथा कहा है। इसके निर्माण में
लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर वे संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किसकी? बुलंद दरवाजे की। किसकी? बुलंद दरवाजे की। यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देखो ध्यान से सुनना बेटा, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं आपके बुलंद दरवाजे से। तो पहले तो मैं आपको बुलंद दरवाजा दिखा देता हूं, है ना, और दिखाते दिखाते कुछ इसकी तस्वीरों के साथ में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बुलंद दरवाजा। क्या है? बुलंद दरवाजा। अब इस बुलंद दरवाजे के निर्माण को लेकर के पहला तो सबसे डाउट, पहला ही डाउट यहीं से क्रिएट होता है ना। बुलंद दरवाजा कहां पर है बेटा? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अब देखो, पहले तो मैं इसको दिखाई देता हूं आपको बहुत अच्छे से। देखो इसकी एक एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, देखो बुलंद दरवाजे का निर्माण वस्तुतः अकबर ने, किसने? अकबर ने गुजरात विजय के बाद में करवाया था, और नागौर के अतारकिन दरवाजे से प्रभावित होकर के इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखना, माफ करना, कुतुबुद्दीन ऐबक संभवतः अगली कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना कि ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बुलंद दरवाजा है। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वस्तुतः अकबर ने अतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर के गुजरात विजय के बाद में करवाया था। किसके बाद में? गुजरात विजय के बाद में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बहुत बड़ा सा दरवाजा है ये। आगे की हम बात यदि करते हैं तो देखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा, कि 1602 ईस्वी में जो है इसका निर्माण पूर्ण हुआ है। इस बुलंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान या ऊंचा। कौन सी शैली में निर्मित है? तो यह भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि कौन सी शैली में निर्मित है बुलंद दरवाजा। तो याद रखना कि हिंदू और फारसी शैली का मिश्रण किया गया है। मुगल कालीन भव्यता का द्वार कहलाता है। मुगल कालीन भव्य है ना, है वैसे ही भव्य है। यदि आप इसको देखेंगे तो मुगल कालीन भव्यता का द्वार कहलाता है। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। ठीक है, आगे बात समझ में। ईरानी अर्ध गुंबदीय चाप स्कंद शैली में निर्मित है वस्तुतः ये। मैंने कहा ना, देखो हिंदू और फारसी, फारसी का मतलब ईरानी है। ठीक है ना। ऊंचाई की यदि हम बात करें तो कई बार, हालांकि इस तरीके के प्रश्न आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि ऊंचाई जो है इसकी जमीन से लगभग 176 फीट ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। कुल 42 सीढ़ियां हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर आप सीढ़ियां देख रहे होंगे, ये जो सीढ़ियां जिसपे लोग आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, कुल 42 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 42 सीढ़ियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि दरवाजे के आगे के जो स्तंभ है, ये जो स्तंभ है ना,
ये वाले जो स्तंभ पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पिलरों के ऊपर सबसे बड़ी बात ये वाला भाग हो गया, ये वाला जो भाग हो गया, इन स्तंभों के ऊपर बेटा जी क्या है, कुरान की कुछ आयतें खुदी हुई है। लाल और बलुआ पत्थर, देखो लाल और बलुआ पत्थर से निर्मित है। ईसा मसीह से संबंधित, किससे संबंधित, ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियों का उत्कीर्ण भी इसके ऊपर करवाया गया है। और इसी से ये पता चलता है कि अकबर कितना बड़ा महान शासक था और धार्मिक सहिष्णु था, अर्थात किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं देता था। कौन, अकबर। अब इसको देख लीजिए आप, ठीक है, ये आपका क्या है, बुलंद दरवाजा है। ये देखिएगा, अब इसकी एक तस्वीर में ऐसे लेकर के आया हूं जिससे आपको बहुत स्पष्ट ये जो है, ये देखो इसके ऊपर कुरान की आयतें हैं कुछ, है ना। अब इसको देखिएगा, ये इसका अंदर वाला भाग देखें आप, ठीक है। तो ये चीज आप देखो, इसको और मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तो ये इसका पूरा का पूरा अंदर वाला जो भाग है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा जी, बुलंद दरवाजा है। क्या है, बुलंद दरवाजा है। एक तस्वीर और है इसकी बुलंद दरवाजे की, ठीक है, ये लास्ट तस्वीर है। याद रखना कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया है। कब करवाया है, गुजरात विजय के बाद में करवाया है, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात क्या, किससे प्रभावित होकर के, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, किससे प्रभावित होकर के, तो अतारकिन का दरवाजा। अतारकिन का दरवाजा वस्तुतः बेटा इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया, माफ करना मैंने थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो इल्तुतमिश द्वारा निर्मित अतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर के, अतारकिन का दरवाजा नागौर में है, याद रखना इस बात को भी, ठीक है। तो इल्तुतमिश द्वारा प्रभावित होकर के अतारकिन का दरवाजा जो था, इसी से जो है प्रेरित होकर के अकबर ने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अब यहाँ पर कई गाइड जो है वो सामान्यतः ये बता देती है कि बुलंद दरवाजे को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है, नहीं कहा जाता बेटा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ सारी की सारी बातें किसकी, बुलंद दरवाजे की। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572-73 ईस्वी में, 1572-73 ईस्वी। याद रखिएगा कि 1602 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ, 1602 ईस्वी में निर्माण पूर्ण हुआ, ठीक है। अकबर ने इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा निर्मित
द्वारा निर्मित अतार्किन का दरवाजा। अतार्किन बेटा याद रखना, नागौर। दरवाजे से प्रेरित होकर करोगे। शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बुलंद का शाब्दिक अर्थ महान या ऊंचा होता है। महान या ऊंचा, ये बहुत साधारण से प्रश्न बन जाते हैं, कई बार पता नहीं होता हमें, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा। कौन सी शैली में है, शैली याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है शैली से, इंपोर्टेंट कर रहा हूं इसको। तो हिंदू व फारसी शैली में निर्मित है। हिंदू व फारसी शैली। इसमें याद रखना कि ईरानी अर्ध गुंबदीय, ईरानी अर्ध गुंबदीय चाप स्कंद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है बेटा, याद रखना। चाप स्कंद शैली। शैली में निर्मित है। ऊंचाई जमीन से 176 फीट ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। ठीक है, कुल 42 सीढ़ियां हैं इसमें। याद रखिएगा कि दरवाजे के आगे के स्तंभों पर, दरवाजे के आगे के स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं।
ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियां भी उत्कीर्ण हैं। भव्यता का द्वार, ठीक है, और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल प्लस बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, ये याद रखना बेटा इसको कि इसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है, इसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, अकबर ने 1601 में दक्कन विजय की थी और वस्तुतः 1602 में जो है असीरगढ़ विजय अकबर द्वारा अंतिम विजय थी उसकी। और उसका उल्लेख भी जो इसका पूर्वी द्वार है, उस पूर्वी द्वार पर एक शिलालेख लगा हुआ है। इसी शिलालेख के ऊपर अकबर के दक्कन विजय का उल्लेख मिलता है बुलंद दरवाजे पर। ये बात आपके लिए विशेष स्मरणीय हो जाती है, इस चीज़ को केवल और केवल याद ही रखना बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये भी प्रश्न बन सकता है कि ईसा मसीह से संबंधित है ना कुछ पंक्तियां, या फिर हम बाइबिल की पंक्तियों की हम बात कर लेते हैं, है ना। बाइबिल की पंक्तियां, बाइबिल की कुछ पंक्तियों का उत्कलन किया गया, कहाँ पर किया गया है? बुलंद दरवाजे पर। ठीक है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसे स्थिति में आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जल्दी जल्दी आगे हम बात करते हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। देखो बेटा ध्यान रखना, शेख सलीम चिश्ती जो कि अकबर के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। इसीलिए शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में प्रारंभ किया और 1586 में जाकर के इसका निर्माण पूर्ण हो गया। अकबर ने ऐसा कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर में करवाया था, लेकिन जहांगीर ने इसे पुनः सफेद संगमरमर में निर्माण करवाया तोड़वा करके। ठीक है, विशेष बात क्या है कि मकबरे के अंदर की जो जालियां हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर है। नक्काशीदार होरिंग बोन की छत है, जिसे सगरतास
है ना, सगरतास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सगरतास कहा जाता है, ये याद रखना बेटा। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर द्वारा निर्मित है। अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे, अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे। निर्माण 1571 में प्रारंभ और 1586 में पूर्ण, 1586 में ईस्वी में पूर्ण। याद रखिएगा कि अकबर ने इसका निर्माण, अकबर ने इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर में, लाल बलुआ पत्थर में करवाया। परंतु जहांगीर ने इसे, परंतु जहांगीर ने इसे पुनः सफेद संगमरमर में, पुनः सफेद संगमरमर में निर्माण। याद रखिएगा बेटा कि मकबरे की जालियां अत्यंत नक्काशीदार व सुंदर है। और दूसरी बात कि नक्काशीदार हॉरिंगबोन छत, हॉरिंगबोन छत बनाई गई है जिसे संग तराश कहा जाता है। जिसे संगरतास कहा जाता है। ठीक है भाई।
एक याद रखिएगा, इस्लाम खां का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा। ठीक है, अब देखो बेटा, इस्लाम खां वस्तुतः मुगल सेनापति हुआ करता था। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, पहली बात तो कि शेख सलीम चिश्ती के, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिणी भाग, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, याद रखना, इस्लाम खां का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, मुगल सेनापति हुआ करता था। ये बंगाल का सूबेदार था वस्तुतः। ठीक है ना, और इसने बंगाल की राजधानी बनाया था ढाका को। किसको? ढाका को बंगाल की राजधानी बनाया था, और जहांगीर नगर नाम रख दिया फिर ढाका का। ठीक है, बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया और ढाका का नाम रखा जहांगीर नगर। किसने? इस्लाम खान ने। और इसी से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने इसका नाम रखा था इस्लाम खां। इसका मूल नाम था शेख अलाउद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? शेख अलाउद्दीन चिश्ती। प्रथम ऐसा मकबरा है जिसमें वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। प्रथम मकबरा, प्रथम ऐसा मकबरा जिसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न इस वजह से, वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी की जो महत्वपूर्ण इमारतें थी, इन महत्वपूर्ण इमारतों की हम लोग बात कर चुके, चर्चा कर चुके। ठीक है, क्लियर हो गई। कुछ फतेहपुर सीकरी में और भी कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उनका मैं केवल नाम लिख रहा हूँ कि फतेहपुर सीकरी की अन्य इमारतें, फतेहपुर सीकरी की अन्य इमारतें, सीकरी की अन्य इमारतें, अन्य इमारतें कौन कौन सी और दूसरी इमारतें हैं बेटा, याद रखेंगे आप? सबसे पहले याद करें तो इबादत खाना, धार्मिक मंत्रणा के लिए इबादत खाना, किस लिए था? धार्मिक मंत्रणा हेतु, धार्मिक मंत्रणा हेतु। ठीक है, आगे बात समझिए। उसके अलावा यदि हम बात करें तो टकसाल थी बहुत सारी, है ना, सोने और चांदी के टकसाल ढालने के लिए। एक ज्योतिष भवन, टकसाल। नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो ज्योतिष भवन, क्या है बेटा जी, याद रखना, ज्योतिष भवन। हिरन मीनार, हिरन मीनार। इसमें क्या बात याद रखेंगे? हिरन मीनार में महत्वपूर्ण बात है बेटा कि अकबर ने इसका निर्माण अपने हाथी के नाम पर करवाया था। अकबर ने इसका निर्माण अपने हाथी के नाम पर, उसका हाथी का नाम, अकबर के पास 3-4 हाथी थे। ठीक है ना, अपने हाथी के नाम पर, हाथी के
नाम पर करवाया। नंबर 5, अनूप तालाब। अनूप तालाब। याद रखना कि दीवाने खास के सामने, दीवाने खास के सामने स्थित है। दीवाने खास के सामने स्थित है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि हिरन मीनार को जो है वस्तुतः आकाश द्वीप भी कहा जाता है। आकाश द्वीप भी कहा जाता है। हिरन मीनार को याद रखना कि आकाश द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अकबर की काल की फतेहपुर सीकरी की कुछ महत्वपूर्ण इमारतों की हम लोग बात कर चुके हैं बेटा जी। अगली बात फतेहपुर सीकरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन आपके मिलते हैं। ठीक है, कि महत्वपूर्ण कथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से आते हैं, महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, तो सबसे पहले कथनों की यदि हम लोग चर्चा करें तो पहला कथन आपको मिलेगा स्मिथ का। स्मिथ साहब फतेहपुर सीकरी के लिए क्या बात बोलते हैं? स्मिथ साहब ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढला हुआ रोमांस कहा है। फतेहपुर सीकरी को स्मिथ ने क्या कहा है? पत्थर में ढला हुआ रोमांस। स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को, फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढला हुआ रोमांस कहा है। पत्थर में ढला हुआ रोमांस कहा है। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण कथन बेटा देखो, फर्ग्यूसन के लिए हमने एक बात कर ली, एक तो है ना कि पत्थर में रूमानी कथा का कहा है किसको? जामा मस्जिद को। और साथ ही साथ फर्ग्यूसन का एक कथन और क्या मिलता है कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्तित्व की परछाई है जिसने उसे बनाया। ठीक है, अर्थात अकबर के लिए कहता है कि अकबर की महान व्यक्तित्व की परछाई है किसे? क्या चीज? फतेहपुर सीकरी। तो सीधे सीधे शब्दों में ये पूछा जा सकता है कि अकबर को, फतेहपुर सीकरी को अकबर की महान जो है, अकबर की परछाई किसने बताया? तो याद रखिए फर्ग्यूसन। ठीक है, और फिर अबुल फजल साहब एक बात बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं? अबुल फजल साहब बोलते हैं कि उसने मतलब क्या, अकबर ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क व हृदय की रचनाओं से पत्थर तथा मिट्टी की उसे पोशाक पहना दी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फर्ग्यूसन
फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्तित्व, उस महान व्यक्ति, अब महान व्यक्ति किसको कहा है बेटा, याद रखना, अकबर। की परछाई है, जिसने इसे बनाया, जिसने उसे बनवाया, उसे बनवाया। ठीक है, क्लियर। एक अबुल फजल का लास्ट कथन, अबुल फजल क्या कहते हैं साहब अकबर के लिए? उसने मतलब किसने, अकबर ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई, आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क व हृदय, अपने मस्तिष्क व हृदय की रचना को पत्थर तथा मिट्टी की पोशाक पहनाई, मिट्टी का जामा, वस्तुतः शब्द क्या मिलता है, जामा मतलब क्या है, पोशाक पहनाई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमने फतेहपुर सीकरी की सारी इमारतें पढ़ ली, अकबर कालीन स्थापत्य कला को बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे जहांगीर के काल की इमारतों की, और जहांगीर के काल में सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर का मकबरा, जिसका निर्माण सिकंदरा आगरा में किया गया। आगरा से लगभग 14 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है। ठीक है, वस्तुतः अकबर ने में इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था। क्या क्या इसकी विशेष बातें, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग हमारी अगली क्लास में करने वाले हैं। टिल देन सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।